मैं निर्दोष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है बीज से बट वृक्ष। तो पार्वती प्रेमा जगाती सरस्वती विहार नैनीताल पूर्ण आवासीय विद्यालय के इस कार्यक्रम में आज हम जानेंगे इस विद्यालय के इतिहास के बारे में, जो एक बीज से बट वृक्ष बना। तो हमारे कार्यक्रम का नाम है बीज से बट वृक्ष। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि आज से 40 साल पहले एक बीज के रूप में बोया गया एक अंकुर बनता हुआ आज ये विद्यालय एक बट वृक्ष बन चुका है, जिसकी शाखाएं न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व के कोने कोने में अपनी शाखाएं फैला चुका है ये विद्यालय। तो इस विद्यालय का लक्ष्य है कि न केवल विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो, अपितु उसमें राष्ट्र प्रेम की भावना भी भरे। तो अभी तक हजारों विद्यार्थियों में राष्ट्र प्रेम की भावना भर चुका ये विद्यालय आज शिक्षा नगरी नैनीताल में एक मील का पत्थर बन चुका है। फिर चाहे बात शिक्षा में परिणाम की हो, 100% परिणाम की हो, खेलों की हो या सांस्कृतिक कार्यक्रमों की हो, ये विद्यालय एक वट वृक्ष बनकर हर जगह अपना परचम लहराता आ रहा है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे इस विद्यालय का इतिहास कि कैसे इस विद्यालय का सपना देखा गया, न केवल सपना देखा गया बल्कि उसे साकार भी किया गया। तो क्यों ना इस विद्यालय के इतिहास की कहानी हम जाने उनकी ही जुबानी जिन्होंने ये सपना देखा। तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे आज के विशेष मेहमानों का, जिन्होंने अपना समय दिया और यहाँ आए। हमारे इस विद्यालय के संरक्षक श्री कामेश्वर प्रसाद काला जी एवं विद्यालय के 9वें यशस्वी प्रधानाचार्य डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी का। तो आइए स्वागत करते हैं श्री कामेश्वर प्रसाद काला जी एवं हमारे डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो परम आदरणीय काला जी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि एक इतना बड़ा सपना, एक विद्यालय आरंभ करने का, आपको कैसे ये सपना आया और इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली ये विद्यालय खोलने की? नैनीताल में हमारी बहुत बड़ी योजना थी कि हम शिशु मंदिर खोलें, हमारे बच्चे भी शिशु मंदिर में पढ़ें, क्योंकि हम संघ के स्वयंसेवक चाहते थे कि हमारे बच्चे शिशु मंदिर में पढ़ें और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो इसी योजना के अंतर्गत हमने नैनीताल में शिशु मंदिर एक खोला, सरस्वती शिशु मंदिर नैनीताल। उसका उद्घाटन 1980 में किया। बहुत अच्छी तरह से हमने शिशु मंदिर का उद्घाटन किया। बहुत लोगों में उत्साह था। जिस भवन में हमने शिशु मंदिर में खोला वो भवन किराए का था। दुर्भाग्यवश किसी ने उसका अलॉटमेंट अपने नाम कर दिया, तो हमको शिशु मंदिर बंद करना पड़ा। उसी बीच उस शिशु मंदिर के लिए अपने योजना के अंतर्गत एक प्रधानाचार्य की नियुक्ति हुई। श्री राजकुमार सिंह जी हरदोई से आए और मेरे पास आए। एक अपने अधिकारी उनको लाए कि आपके शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य हैं और ये शिशु मंदिर जब भी प्रारंभ होगा, मुकदमा चल रहा था, शिशु मंदिर प्रारंभ होगा, ये आपके प्रधानाचार्य रहेंगे। जब मुकदमा चला तो लंबा खींचता रहा। उस बीच राजकुमार जी जगह जगह भूमि देखते रहे कि शिशु मंदिर की कोई भूमि मिल जाए और हम वहाँ पर शिशु मंदिर प्रारंभ कर सकें। तो इसी उधेड़-बुन में वो अपने यहाँ पर बहुत अच्छे वकील थे, श्री दान सिंह धर्मवाल जी, जो कि पार्वती बहन जी के वकील थे। उन्होंने एक सजेशन दिया कि देखो भाई, हम तुम्हें बहुत बड़ी भूमि दिलाते हैं और उसमें आप बहुत बड़ा विद्यालय खोलिए। उनको भी पता नहीं था कि शिशु मंदिर खोलेंगे क्या खोलेंगे, क्योंकि उनके पास कोई वही नहीं था, विचार नहीं था। तो ठीक है, वो उन्होंने योजना बनाई कि हम आपकी बात कराते हैं। 21 एकड़ भूमि है, उसमें आप अपना शिशु मंदिर बहुत बढ़िया खोलिए। उसी के अंतर्गत जब उन्होंने वो योजना बनाई तो हमारी एकदम हम बहुत खुश हो गए। हमने अपने अधिकारियों को बुलाया और जिसमें माननीय ज्योति जी, भाई जी, तो इन्होंने पार्वती प्रेमा बहन जी थी, उनकी बहू, उनसे बातचीत करना शुरू किया।
वो मान गई जब दान सिंह दरवाल जी ने बताया कि भाई इस जो 21 एकड़ भूमि है इससे क्या मिलता तुम्हें, सालाना 400 रुपये की मिलता है। आप ऐसा है कि एक शिक्षा क्षेत्र में आपका विद्यालय जा रहा है, आप शिक्षा जगत में जाइए और वहाँ पर इस भूमि को किसी शिक्षा संस्थान को दीजिए, जिसमें सरस्वती शिशु मंदिर प्रमुख है। तो इसी योजना के अंतर्गत हमारे अधिकारी आए, प्रेमा बहन जी से बात हुई और प्रेमा बहन जी बिल्कुल मान गई कि हाँ मैं ये सारी भूमि जो है शिशु मंदिर को दे दूँगी। ये अभी कोई योजना नहीं थी कि पार्वती प्रेमा जगाती, तो ये बाद में बना। तो जब वो मान गई तो ये जब अपने अधिकारियों की और उनकी आपस में सब बातचीत चली, तो इसी में हमारी एक रजिस्ट्री की तारीख हो गई कि इस तारीख को रजिस्ट्री करेंगे और ये जो भूमि है विद्यालय को स्थानांतरित हो जाएगी। तो इस विद्यालय का उसी बीच नाम रखा गया। पार्वती जो थी प्रेमा बहन जी की सास थी, उन्हीं के नाम पर ये भूमि थी। प्रेमा बहन जी बहुत धार्मिक विचार की थी। उनके मन में आया कि क्यों न शिक्षा क्षेत्र में इस विद्यालय को, इस भूमि को दिया जाए। वो मान गई और इसी योजना के अंतर्गत 23 अगस्त 1982 को ये रजिस्ट्री हमारे नाम हो गई। इस विद्यालय का नाम रखा, अपने सभी अधिकारी बैठे और इसका नाम रखा, पार्वती का पहला नाम प्रेमा और जगाती उनकी एक कास्ट है, पार्वती प्रेमा जगाती सरस्वती विहार। अपनी योजना के अंतर्गत जो विद्यालय चलते हैं वो सरस्वती विहारी आते हैं। उस योजना के अंतर्गत वो विद्यालय का नाम रखा गया और वो रजिस्ट्री हो गई। तो जैसा कि आपने आदरणीय काला जी हमें बताया कि आपने जो सपना देखा, आपने इतने प्रयास किए, कई लोगों का प्रयास रहा और उसके काफ़ी जद्दोजहद परिश्रम के बाद आपको पार्वती बहन जी और प्रेमा बहन जी के द्वारा 21 एकड़ ज़मीन भूमि मिल गई। लेकिन मेरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि उस समय तो काफ़ी कम संसाधन रहे होंगे, क्योंकि जब आपको ये भूमि दी गई तो जैसा कि इस भूमि की संरचना है, तीनों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है, आने जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। तो ऐसे में आपको कहाँ से संसाधन जुटाए, किस तरह से फिर उसको एक विद्यालय के रूप में परिवर्तित किया? जैसा कि हमारे कार्यक्रम का नाम भी है बीज से बट वृक्ष, तो मैं चाहूँगा कृपया आप हमें विस्तार से बताएं कि उस भूमि को मिलने के बाद धन कहाँ से जुटाया गया, संसाधन कहाँ से जुटा गया और कितने विद्यार्थियों से शुरू हुआ, पहले हमारे प्रधानाचार्य जी कौन थे, कृपया विस्तार से बताएं। हमारे पास एक ही भवन था, मातृ छाया, जिसमें हम इस समय बैठे हुए हैं। एक ही भवन था जो हमारी अच्छी स्थिति में था, उसको हमने ठीक ठाक करके और इसमें कक्षा 6 प्रारंभ किया। हमारे पास और कोई भवन नहीं था। जो नैनी कृपा है वो बिल्कुल टूटी मोटी इस सर में था, बिल्कुल टूटी मोटी हालत में था। तो उसका जो मरम्मत वगैरह है उसमें तो लाखों रुपए पड़ते, परंतु इसी भूमि पर हमने इसी परिसर में और ये 6 प्रारंभ की। कक्षा 6 प्रारंभ करने में इसी में हमारा खाना था, इसी में कक्षा थी। 34 विद्यार्थी हमारे पास उस समय कुल आए थे और ये शुभारंभ हमने 1983 में ये विद्यालय प्रारंभ किया। तो काला जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले सिर्फ 34 विद्यार्थी थे आपके पास, तो क्या आपने पहले से ये सोच रखा था कि इसे पूर्ण आवासीय विद्यालय बनाएंगे या फिर होते होते अपने आप होता गया? हमारी बहुत बड़ी योजना थी, अपने अधिकारी की योजना थी। इतना बड़ा परिसर हमको मिला है तो इसको पूर्ण आवासीय विद्यालय बनाएं। उसी के अंतर्गत ये जो 34 बच्चे हैं जो कि कक्षा 6 के लिए हमने चयनित किए थे, वो पूर्ण आवासीय विद्यालय के अंतर्गत ही हम यहाँ पर उनकी शिक्षा प्रारंभ की। जब विद्यालय प्रारंभ हुआ तो अपने विभाग प्रचारक श्री अशोक बेरी जी थे, वो बहुत उत्सुक थे कि विद्यालय यहाँ पर बना है। जगह जगह जाना, लोगों से पैसे धन एकत्र करना, विद्यालय के लिए लाना, बहुत उनके द्वारा भी बहुत प्रयत्न किए गए और विद्यालय जो कि आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था उसमें बहुत हमें सहायता मिली। काला भाई साहब से जानकारी चाहता हूँ कि मैंने जब नैनीताल का इतिहास पढ़ा
तो मालूम चला कि अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की थी और यहाँ पर ईसाई मिशनरी का बहुत ही बोलबाला था। जो स्कूल कॉलेज थे ईसाई मिशनरी के थे। और जब आप लोग को ये भूमि आवंटित हुई तो क्या इसको सहज रूप से नैनीताल वासियों ने सहज रूप से स्वीकार कर लिया था? मैं आपसे जानना चाहूँगा। ऐसा है, जब शुरू में हमको ये भूमि मिली, लोग थे उन्होंने बहुत बड़े आंदोलन किया हमारे खिलाफ। नैनीताल में बहुत बड़ा आंदोलन किया कि भाई ये भूमि नहीं मिलनी चाहिए उनको, इसमें हम लोग रहते हैं और ये भूमि जो है ये नैनीताल से दूर है। इसलिए वो हमारा नैनीताल के जो कम्युनिस्ट कुछ लॉबी है उनका साथ दे रही थी पूरी तरह से। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, ये सब बातें ऊपर तक पहुंची। ये विद्यालय कौन सा खुल रहा है, बड़े बड़े अधिकारियों से जो उस समय नैनीताल के बहुत बड़े नारायण दत्त तिवारी दूसरे तीसरे इनके पास भी पहुंचा। तो भाई ये कौन सा विद्यालय खुल रहा है कि जो इतना बड़ा विद्यालय है, इतना बड़ा आंदोलन नैनीताल में हो रहा है, ये कौन सा विद्यालय है। उन्होंने जानकारी प्राप्त की। बाद में जब उनको पता चला कि भाई यहाँ पर सरस्वती शिशु मंदिर के अंतर्गत ही एक आवासीय विद्यालय खुल रहा है, तो फिर वो भाई हिंदू भाव हैं वो राजी हो गए और उन्होंने उसका कोई विरोध नहीं किया। बल्कि उन्होंने जब हमारे ऊपर कोई परेशानी हुई तो हम दिल्ली गए, उनसे बातचीत करी, तो उन्होंने पूर्ण सहयोग हमको दिया। भाई साहब, मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपने बताया कि 23 अगस्त 1982 में आपने रजिस्ट्री करा ली थी, तो फिर आपने विद्यालय प्रारंभ करने की तिथि कौन सी चुनी? ऐसा है कि पहले तो आने जाने के हमारे पास साधन नहीं थे। हमारे पास एक ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़क थी जो नैनीताल से और बीरभट्टी जाती थी। उसमें भी जगह जगह रास्ता टूटा हुआ था। कोई भी चीज़ यहाँ पर बनाओ जो लाओ तो वहाँ से खच्चर हमको करने पड़ते थे। खच्चरों के द्वारा हम जो राशन पानी वगैरह इत्यादि जितनी भी चीज़ें हैं सब उसी के द्वारा लाते थे। बहुत बड़ी परेशानी हुई शुरू में, परंतु सबने कमर कसी हुई थी कि हाँ यहाँ पर एक आवश्यक विद्यालय बनाना है और इस प्रकार की जो योजना है हमारी अधिकारियों की योजना है उसको हमको सफलीभूत करना है। उसी के अंतर्गत हमने ये विद्यालय खोला। और विद्यालय जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये पार्वती प्रेमा जगती सरस्वती विहार के नाम से हमने प्रारंभ किया। और उसके अंतर्गत जगह जगह जब पूरे नैनीताल में, पूरे उत्तर प्रदेश में, उस समय हमारा जो ये था नैनीताल उत्तर प्रदेश के अंतर्गत था, लोगों ने जो अपने विचार के लोग थे उन्होंने बहुत सहायता की हमारी। उसी के बीच आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा एक पट बना हुआ है सीढ़ियों के नीचे, तो उसमें विद्यालय में जो दान देने वाले लोग हैं सबका नाम लिखा हुआ है। बहुत सहयोग दिया। सरस्वती शिशु मंदिर जो नैनीताल में थे या नैनीताल के बाहर थे, बहुत सारे 15-20 शिशु मंदिरों में ने हमको 6-6 हज़ार रुपये प्रति शिशु मंदिर के हिसाब से सहयोग दिया, जिससे कि विद्यालय प्रारंभ कर सकें। सबका सहयोग हमारे पास रहा और उसके बाद हमने ये विद्यालय धीरे धीरे प्रारंभ किया। तो काला जी, अभी भी डॉक्टर साहब ने आपसे पूछा कि जैसे कि नैनीताल का इतिहास पढ़ रहे थे, तो ऐसे ही हमारी रिसर्च टीम जब इस विद्यालय के इतिहास के बारे में जान रही थी तो हमें बड़ा रोचक जानने को एक आश्चर्यचकित करने वाला फैक्ट मिला, बिंदु मिला कि आज तो इस विद्यालय के विद्यार्थी एक विश्व स्तरीय मेस में खाना खाते हैं। सुबह स्वाध्याय होता है, प्रेपरेशन क्लासेस होती हैं, शाम को होती हैं। तो मैं पढ़ रहा था काला जी कि कहीं पर सुबह सुबह विद्यार्थी और अध्यापक यहाँ से बीरभट्टी तक पैदल ही जाया करते थे भोर और फिर वहाँ से खाने आदि की सामग्री लाकर खाना। कुछ ऐसा था क्या? प्रकाश डालें। बिल्कुल सही बात है। शुरू में हमारे पास कोई साधन नहीं था, या घोड़े खच्चर थे या हमारे बच्चे थे जो 34 बच्चे थे, कर्मठ बच्चे। वह खुद कभी आटा है, चावल है, इस प्रकार से जिसकी जितनी सामर्थ्य है अपने हाथ पे लाते थे और यहाँ विद्यालय में लाते थे। पूछ रहे थे। मेरा ये कहना है कि ये विद्यालय 1983 में प्रारंभ हुआ। इसका हवन जब किया गया तो उसमें कौन कौन से अधिकारी की भूमिका थी और कौन से प्रधानाचार्य, पहले प्रधानाचार्य यहाँ नियुक्त हुए, इसके पर प्रकाश डालें। हमारे अधिकारी आदरणीय स्वर्गीय श्री ज्योति स्वरूप जी, जो कि हमारे प्रांत प्रचारक उस समय थे, और ब्रह्मदत्त शर्मा जी, भाई जी जिनके नाम से हम जानते हैं, भाई जी
यहाँ पर आए और उन्होंने पूर्ण रूप से सभी पूरे जो अपने क्षेत्र हैं सब में कहा कि बहुत बड़ा विद्यालय खुल रहा है और सभी का योगदान हमें चाहिए। तो सभी ने हमको आर्थिक सहायता दी। हाँ, पहले प्रधानाचार्य जी श्री जितेंद्र जो लखनऊ से आए, उन्होंने ये विद्यालय प्रारंभ किया। उन्हीं के संरक्षक में बच्चे हमारे पढ़े। मैं जैसे बताया कि एक ही भवन हमारे पास था, इसी में रहना था, इसी में खाना था और इसी में पढ़ाई भी थी। काला भाई साहब, मेरा जानकारी और चाहूँगा कि इस छोटे से 34 बच्चों के विद्यालय को प्रारंभ करने में आपने कोई समिति का भी गठन किया होगा। हाँ। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रबंधक कौन थे और कोषाध्यक्ष कौन थे? हाँ, जानकारी देंगे। पहले हमारी प्रबंध समिति बनी। विद्यालय कोई भी चीज़ प्रारंभ होती है तो इसकी एक समिति बनती है, प्रारंभ समिति। तो उसके हमारे माननीय अध्यक्ष श्री AP सिंह जी जो बरेली से थे और अपने संघ के भी कार्यकर्ता थे। शायद उनके पास प्रांत संचालक जी का पश्चिमी क्षेत्र का कार्य था, तो वो शहर से स्वीकार किया। जब उनके पास गए कि भाई आपने अध्यक्ष पद संभालना है, तो वो अध्यक्ष ही इसके विद्यालय के थे। माननीय दान सिंह जी जो उस समय हमारे जिला संचालक थे, वो प्रबंधक थे। श्री गोवर्धन प्रसाद ढोंडियाल जी जो डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर थे, वो प्रबंधक के रूप में रहे। कोषाध्यक्ष में स्वयं था। इस प्रकार से हमारी एक कार्य समिति बनी जिसके अंतर्गत ये विद्यालय प्रारंभ हुआ। माननीय दान सिंह जी की मृत्यु के उपरांत प्रबंधक के रूप में हमारे श्री बिंदेश कुमार गुप्ता जी आए। बिंदेश कुमार गुप्ता जी ने प्रबंधक का कार्यभार ग्रहण किया, जो कि 2014 तक रहा। भाई साहब, मैं जानना चाहूँगा कि जैसा कि इंट्रोड्यूस करते समय श्रीमान निर्दोष जी ने बताया मुझको कि मैं इस विद्यालय का नवा प्रधानाचार्य हूँ, तो कालांतर में जो हमने थोड़ा सा रिसर्च किया था इस पे, तो देखा कि श्रीनिवास जी के योगदान को लेकर के बहुत चर्चा होती है कि उन्होंने इस विद्यालय को स्थापना करने में बहुत ही परिश्रम किया, धन संग्रह करने में भी मदद करी और बच्चों के सर्वांगीण विकास में उन्होंने बहुत ही अपनापन दिखाया। तो मैं इस पर भी चाहूँगा कि श्रीनिवास जी के बारे में आप जानकारी दें कि कैसे कैसे उन्होंने इस कार्य को निपटाया। श्रीनिवास जी 1986 में इस विद्यालय में आए डायरेक्टर के रूप में। उसी समय मणिपुर से देवेंद्र शर्मा जी जो बरेली के रहने वाले थे, उस समय अपनी योजना के अंतर्गत उनको यहाँ प्रधानाचार्य के रूप में लाया गया। देवेंद्र जी प्रधानाचार्य थे और जो एक निदेशक के रूप में श्रीनिवास जी का नियुक्ति हुई। श्रीनिवास जी के पास इस प्रकार का कार्य था कि भाई ये विद्यालय तो बिल्कुल खाली है, धन एकत्र कैसे हो, किस प्रकार से लोग हमें सहयोग करें। श्रीनिवास जी के द्वारा जगह जगह जाकर अपने अधिकारियों से मिलना, जिन अधिकारियों के द्वारा उन्होंने कहा भी ये आदमी हमको धन दे सकता है, तो उनसे बातचीत करना और धन प्राप्ति विद्यालय को हो सके इस कार्य को करना। तो उसी के अंतर्गत उनका संबंध जो है धामपुर शुगर मिल विजय गोयल जी हैं, तो उनसे हुआ। जब उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास तो कुछ नहीं, एक ही भवन है और हम विद्यालय कहाँ चलाएं, क्योंकि उनका संबंध भी संघ से था, तो उन्होंने कहा कि चलो भाई एक भवन मेरे द्वारा आप निर्माण कर लीजिए। तो उनके द्वारा तुरंत कुछ धन दिया गया, जिसको कि उन्होंने कहा मेरी माताजी के नाम से भवन को निर्माण कर लिए। तो वो भवन हमारे पास पुष्पांजलि के रूप में पुष्पांजलि है। तो सारा उसका जो व्यय है सारा विजय गोयल जी जो उसके मालिक थे धामपुर शुगर मिल के, उनके द्वारा दिया गया। श्री विजय बंसल जी द्वारा जो कि खेल के मैदान बनवाया गया, देशराज ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया, उसमें उसका नाम हमने देशराज स्टेडियम के नाम से रखा है। उसमें आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा मैदान है, उसमें करीब 1500 से 2000 बच्चे बैठ सकते हैं और कार्यक्रम कर सकते हैं। विद्यालय में धन की आवश्यकता काफ़ी थी, जगह जगह निर्माण हो रहे थे। हमें अपने लोगों के द्वारा ढेर सारी संपर्क किए गए, जगह जगह संपर्क किए गए। उस समय
श्री मनोहर कांत ध्यानी जी राज्यसभा के सदस्य थे। कहीं पर भी राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं कहीं पर भी अपना जो सांसद निधि है वो दे सकते हैं। उनके द्वारा भी हमको मुझे लगता है कि करीब करीब 10 लाख रुपए की धनराशि हमको दी गई, जो कि अन्य जो निर्माण कार्य हमारे हो रहे थे उनमें वो धनराशि खर्च की गई। और मैं दर्शकों, अभिभावकों और आचार्यों को ये दिखाना भी चाहूँगा कि ये ऐतिहासिक निमंत्रण पत्र जो स्वयं श्री काला जी ने 1982 में छपवाया था विभिन्न लोगों को निमंत्रित करने के लिए, वो हमारे पास है जी। अब मैं काला भाई साहब आपसे जानकारी चाहूँगा कि जैसे पुष्पांजलि का निर्माण हो गया होगा तो फिर अभिभावकों में, समाज में ये बात आई होगी कि क्लासेस बढ़ाई जाए। पहले तो ये तो 6 से 8 तक चला, हाँ। फिर उसके बाद जो है क्लासेस बढ़ाई गई होगी। तो फिर हिमांजलि का निर्माण कैसे हुआ? और साथ में जो मुझे रिसर्च से पता चला कि कोई शायद सांसद थी जिन्होंने क्या रोड का निर्माण करवाया था वीर भट्टी से लेकर के विद्यालय तक का, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जिक्र करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे दर्शकों के लिए। पहले जिस पुष्पांजलि का जो निर्माण हुआ तो लोगों में उत्साह जागृत हुआ। उसी बीच श्री जयप्रकाश जी जो कि सूर्य रोशनी के, सूर्य बल्ब के और अपना विदेश विभाग भी देखते थे, उसी बीच उनका आगमन यहाँ पर हुआ। उन्होंने देखा भाई एक ही भवन है, किस प्रकार से हो। बात करने के लिए हमारे श्रीनिवास जी थे। श्रीनिवास जी ने पूरी तरह से उनको बताया कि भाई इस प्रकार से हमारी योजना है। कक्षा 8वीं तक तो हमारी कक्षा चल रही है, पर उसके बाद ऊपर के कक्षाओं के लिए हमारे पास कोई भवन नहीं है। तो उनके द्वारा हमको कुछ धन प्राप्ति हुई और हिमांजलि के नाम से हमने वो भवन शुरू किया। उसका संपूर्ण खर्चा तो न कहें, परंतु उसका आधे से ज़्यादा जो व्यय है उनके द्वारा किया गया। आपके द्वारा एक प्रश्न किया गया कि ये सरल निर्माण कहाँ से हुआ। अपने मुजफ्फरनगर जो नगर है उसके राज्यसभा सांसद श्री मालती शर्मा जी, वो भी, उनका आगमन भी विद्यालय में हुआ। उन्होंने देखा कि भाई विद्यालय में आने जाने का साधन तो कुछ है नहीं, कैसे करके होगा। राशन वगैरह ये घोड़ों के द्वारा ले जाते हैं, भवन बन रहा है तो घोड़ों के द्वारा ईंट पत्थर वगैरह पूरा सब जो है इनका व्यय तो बहुत हो रहा है। तो उन्होंने सबसे पहले उसका निर्माण करवाया, जो वीर भट्टी से और विद्यालय तक जो सड़क है उसका निर्माण उनके द्वारा हुआ है जी। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने इस साक्षात्कार को बहुत ही गंभीरता से शुरू किया था, और मेरा सौभाग्य है कि यकीन नहीं आ रहा है कि मैं इतनी बड़ी शख्सियत, इतने बड़े व्यक्तित्व के साथ बैठा हूँ। लेकिन इनकी सरलता ने अब धीरे धीरे, और हमारे प्रधानाचार्य जी की सरलता ने धीरे धीरे इस साक्षात्कार को एक टॉक शो बना दिया है। तो बड़ा ही अच्छा पारिवारिक माहौल हो चुका है। इसीलिए मैं प्रधानाचार्य जी के माध्यम से उनके एक प्रश्न के माध्यम से मेरे दिल में एक ख्याल आया कि मैं ये भी पूछूं कि जैसा अभी अभी प्रधानाचार्य जी ने पूछा कि सांसद जी थे और शुगर मिल के मालिक थे, सूर्यवंश के मालिक थे, तो आप तो काला जी शुरू से लेके अब तक इस विद्यालय के इतिहास से जुड़े हुए हैं, तो आपको उन लोगों का भी पता होगा जो बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े व्यक्तित्व हमारे विद्यालय में आए होंगे अभी तक। तो कृपया शुरू से लेके एक बार अगर आपको याद हो तो वो भी बताएं, हमारे विद्यालय में कौन कौन से बड़े बड़े व्यक्तित्व अपने कर कदमों से अपने यहाँ पर आ चुके हैं इस विद्यालय के पवित्र प्रांगण में। हमारे विद्यालय में जब विद्यालय प्रारंभ हुआ तो इसकी जो धूम है जगह जगह फैलने लगी कि अपने नैनीताल में इस प्रकार का विद्यालय है। क्योंकि विद्यालय प्रारंभ होने की बात नहीं थी कि विद्यालय तो सब जगह खुलते रहते हैं, परंतु जो अपना भारतीय विचारों को लेकर एक विद्यालय खुल रहा है, ये कैसा होगा, क्या होगा। मुरली मनोहर जोशी जी यहाँ पर आए, अपने राजनाथ सिंह जी यहाँ पर आए, उन्होंने देखा, चारों तरफ से देखा, विद्यालय में सहयोग भी दिया। जो आज हमारे रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, वो उनके तो कई चक्कर यहाँ पर लगे हैं। नैनीताल आना जाना रहता था भाई, उस समय वो तो राज्य तो बना नहीं था, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही आता था, आना जाना उनका रहता था। अपने बहुत सारे जो अधिकारी हैं, परम पूज्य बाला साहब देवरस जी भी यहाँ पर आए। मोहन भागवत जी यहाँ पर 4 बार नैनीताल में आए हैं। अरे वाह। और यहाँ पर जो योजना के अंतर्गत अपना जो अधिकारियों का वर्ग है 3-4 दिन का वो भी लगा है, उसमें पूर्ण समय उनके द्वारा रहा है, विद्यालय में रहे हैं।
और बहुत अच्छा माहौल यहाँ पर उस समय बना है। जब इतना बड़े अधिकारी जब विद्यालय में आते हैं तो निश्चित ही पूरे भारत में उसका एक संदेश जाता है कि कैसा विद्यालय हो गया जहाँ पर परम पूजनीय प्रसाद देवरस जी या और अधिकारी या अपने जो नए वो हैं संरक्षक मोहन भागवत जी वो आए हैं। हमारे विद्यालय में जितने भी उत्तराखंड बनने के बाद जितने भी मुख्यमंत्री हैं सभी का नैनीताल में इस विद्यालय में पदार्पण हुआ है और इस विद्यालय की बहुत प्रशंसा उनके द्वारा हुई है। अधिकांश जो मैंने बताया कि श्री भुवनचंद खनूरी जी हैं, रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, भगत सिंह कोश्यारी जी हैं इत्यादि जितने भी मुख्यमंत्री थे सबका नैनीताल इस विद्यालय में आना हुआ है। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी वो भी अपने विद्यालय में आए हैं। उस समय विधायक थे परंतु विधायक होने के नाते भी उनका एक बहुत इच्छा थी कि इस विद्यालय में घूमें, चारों तरफ घूमें और विद्यालय की प्रशंसा की। अब वो मुख्यमंत्री हैं, उनका इस विद्यालय में पुनः स्वागत है। मैं ये कह रहा था कि जैसे कि मैंने रिसर्च में देखा कि अपनी स्मृति ईरानी भी यहाँ पर आई हुई हैं जो शिक्षा मंत्री रही, और सुना कि जो इस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं श्री कोश्यारी जी शायद वो भी प्रारंभिक काल से इसमें जुड़े हुए थे। हाँ, प्रारंभ काल से आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी जुड़े हैं। उनके द्वारा जब वो संसद सदस्य बने तो उनके द्वारा भी बहुत योगदान हमारे को दिया। सांसद निधि से काफ़ी पैसा उन्होंने दिया हमें, जिससे कि जो भवन निर्माण है, जैसे कि पुष्पांजलि है, हमारा 1 मंजिल था, 2 मंजिल कैसे बनाए, सबकी चिंता थी कि भाई 2 मंजिल अपनी कक्षाएं और बने, तो उसका दूसरी मंजिल बनी, हिमांजलि की दूसरी बनी। पहले एक मंजिल सबकी थी, तो दूसरी मंजिल यहाँ के जो कार्य हैं उस किस प्रकार से संपन्न हो, तो उनके द्वारा भी बहुत बड़ा योगदान हमको दिया गया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इतनी देर से कि हमारा ये अब टॉक शो हो चुका है, ये साक्षात्कार, और प्रधानाचार्य जी इतिहास से निकाल कर लाते हैं, फैक्ट्स निकाल के लाते हैं, तो मेरा सवाल पूछने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। और प्रधानाचार्य जी हमारे डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी बहुत ही विद्वान व्यक्ति है, शिक्षा जगत का एक जाना पहचाना नाम है। यूट्यूब पे इनके हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं, इनका अपना चैनल है और शिक्षा जगत में बहुत समय से काम कर रहे हैं। लगभग मेरी जितनी उम्र नहीं है इतने समय से तो स्वयं डॉक्टर साहब प्रधानाचार्य हैं और इनके कुशल नेतृत्व के बारे में कहते हैं कि सूरज को दिया दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आपने जब ज्वाइन किया यहाँ इस कार्यभार संभाला पार्वती प्रेमा जगाती सरस्वती विहार का, तो सर कुछ तो आपको जिम्मेदारी फील हुई होगी, महसूस हुई होगी, या क्या चुनौतियाँ थीं और आप आगे इसका भविष्य क्या देखते हैं? देखिए, हमें जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो चुनौती जो है पूरे विश्व की थी। कोविड काल के बाद क्या है कि सभी आवासीय विद्यालयों में एक संख्यात्मक मान पर प्रभाव पड़ा था और भारत के क्या पूरे विश्व के एजुकेशन सिस्टम पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। बच्चे जो हैं 2 साल के अंदर घर पे रह करके उनकी मनोवृत्ति, उनके मनोविज्ञान, उनके रहन सहन, उनके चाल ढाल सब बदल गए थे। जो बच्चा क्लास 3 में था फिर वो क्या हुआ, कालांतर में आके क्लास 6 में एडमिशन कराया गया यहाँ पर। तो उनके हमारे टीचर्स के लिए, हमारे जितने भी सपोर्टिंग स्टाफ है उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि बच्चों को 2 साल की पढ़ाई को 1 साल में समाहित किया जाए। साथ में जो हमारे यहाँ मोदी जी का है कि डिजिटल भारत हो, हम कंप्यूटर से ज़्यादा जुड़ें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का ज़्यादा प्रयोग करें। हमारे यहाँ अटल टिंकरिंग लैब है जिसमें कि बच्चे जो है बहुत बड़ा एक्सपोजर मिल रहा है, वहाँ पर डिफरेंट साइंस के मॉडल बनाए जाते हैं। तो इस तरीके की चुनौती को लेकर के हम यहाँ पर आए और हमने प्रेरणा दी और इन बच्चों ने जो है बहुत अच्छा करके दिखाया, जिसके माध्यम से विद्यालय का नाम दिनों दिन अपने जो पहचान जो है वो उसको लगातार बनाए हुए है। और आने वाले समय में हम ये निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि हमारा जो है पार्वती प्रेमा जगाती एक बहुत ही बड़े वटवृक्ष के रूप में और शिक्षा जगत की जो है एक मुख्यालय के रूप में जाना जाएगा, और जिसके माध्यम से हम ये जो शिक्षा की ज्योति है वो समाज में हम जगा सकते हैं।
माँ सरस्वती का आशीर्वाद बना रहे और शायद भगवान ने डॉक्टर साहब की बात सुन के अभी तथास्तु कहा हो, क्योंकि जब लक्ष्य बहुत बड़ा हो और जन जन के विकास का हो तो स्वयं प्रकृति साधन बन जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी अभी आपने कोरोना काल की बात करी, तो मैं काला जी से पूछना चाहूँगा, परम आदरणीय श्रद्धेय काला जी से, कि जहाँ तक मेरी रिसर्च में सामने आया कि हमारा विद्यालय पार्वती प्रेमा जगाती सरस्वती विहार न केवल अपने आप को चला पा रहा है, बल्कि जहाँ तक मुझे पता चला है कई और छोटे मोटे शिक्षा संस्थानों का भी भरण पोषण कर रहा है। क्या ये बात सच है? और सच है तो कहाँ तक, विस्तार से बताएं। बिल्कुल सच है। छोटे मोटे विद्यालय, उनको हम अनुदान देते रहते हैं यहाँ विद्यालय से, और एक बहुत अच्छी धनराशि कई वर्षों से हम भारतीय शिक्षा समिति को देते रहते हैं, जिसका कि मैं राशि के रूप में बताऊं कि 1 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से हम उन विद्यालयों को देते हैं, जिससे कि जो बिल्कुल वैसे विद्यालय हैं उनका ठीक तरह से विकास हो सके। तो ये बात मेरे दिमाग में ऐसे आई कि पास में ही एक शिशु मंदिर विद्यालय है डॉक्टर साहब, वहाँ के प्रधानाचार्य जी मुझे मिले थे और उन्होंने बताया कि अगर आपका विद्यालय ना होता तो कोविड काल में हमारा विद्यालय तो बंद हो गया होता, हमारी सारे कर्मचारियों की तनख्वाहें, उनकी सैलरीज इसी विद्यालय ने दी। तो ये जानकर बड़ा हर्ष होता है और बड़ा गर्व होता है कि मैं भी इस महान संस्थान की, एक इतने बड़े विद्यालय का एक छोटा सा सदस्य हूँ। तो डॉक्टर साहब, कुछ आप कहना चाहें इस बारे में? काला भाई साहब, मेरा एक निवेदन ये था कि जो श्रीनिवास जी के बाद जो हैं फिर कौन इस विद्यालय के प्रधानाचार्य बने? तो श्रीनिवास जी की अचानक मृत्यु के बाद कौन प्रधानाचार्य हो? वो बृजकिशोर जी। हाँ, बृजकिशोर जी, हाँ, जो शायद देवरिया के हाँ थे। देवरिया के थे। तो सब अपने अधिकारियों के द्वारा चारों तरफ से देखा गया, तो बृजकिशोर जी यहाँ पर प्रधानाचार्य के रूप में आए और करीब 4 वर्ष तक वो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। ये हुआ कि शायद घर से कोई परेशानी थी तो उनको जाना पड़ा, तो अपने विद्यालय में हरीश जी थे, हरीश जी वार्ष्णेय, वो यहीं पर काफ़ी समय से अध्यापक थे, तो वो प्रधानाचार्य रूप में नियुक्त हुए। और हरि बाबू वार्ष्णेय के बाद शायद डॉक्टर किशनवीर साक्य हाँ, जी। किशनवीर साक्य जी 12 में यहाँ पर आए। उनके द्वारा जो विद्यालय में जो क्षतिपूर्ति हो गई थी चारों तरफ से, क्योंकि संख्या भी हमारी कम हो गई थी, तो किशनवीर जी के द्वारा जो उनका जो हाव भाव था, कार्य करने की शैली थी, उसके द्वारा हमको बहुत सहायता मिली। जगह जगह सभी जो आचार्य थे और वो खुश रहे। अभिभावक भी चारों तरफ से ये बात आई कि भाई वहाँ पर एक इस प्रकार के प्रधानाचार्य हैं जो कि बहुत अच्छे हैं और विद्यालय को बहुत अच्छी तरह देखते हैं। बच्चे भी जो पढ़ते थे अपने घरों में अपने अभिभावकों को बताते थे कि भाई इस समय तो प्रधानाचार्य जी बहुत बढ़िया हैं। करीब 4 वर्ष कितने 2012 से लेकर 2017 तक। तो भाई साहब, मैंने सुना कि इसी कार्यकाल के दौरान उनको राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनकी कुछ शैली इस प्रकार से थी, पढ़ाने की शैली, कि जब इस प्रकार की गणना हुई तो उनको एक राष्ट्रपति अध्यापन के रूप में एक पुरस्कार मिला है, राष्ट्रपति पुरस्कार, जो विजेता बने। हमको बहुत खुशी हुई और वो सरस्वती विहार में प्रधानाचार्य थे, तो उससे और क्या विद्यालय का और ऊंचा नाम रहा। जी, निश्चित। क्योंकि डॉक्टर किशनवीर साक्य जी जो थे वो हमारे संग काम किए हुए थे, वो तो हमारे अनन्य प्रेरणा के स्रोत थे। और साथ में जो मेहनत करना, टेक्नोलॉजी से जुड़ना, कैसे हम लिटरेचर के माध्यम से, कैसे हम सीख करके बच्चों को गुणवत्ता के साथ के पढ़ाएं, ये चीज किशनवीर जी की हमेशा अडॉप्ट की और सीखा है। और उनके ही द्वारा जो है हम लोगों ने अपने इस चैलेंजेस को स्वीकार किया है कि हम शिक्षा की जो अलग है उसको अच्छे से अच्छा जलाएं। और साथ में शिक्षा में जो एक नई क्रांति लाना चाहते हैं डिजिटलाइजेशन के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, वो भी जो है डॉक्टर किशनवीर जी का ही देन है, जो कि हम लोग को प्रेरणा दिए हुए हैं। तो काला भाई साहब, उसके पश्चात शायद सुना कि डॉक्टर किशनवीर जी आयोग के मेंबर बन गए थे। हाँ, किशनवीर जी इधर देख रहे थे कि मेरे से जब हस्ताक्षर करने के लिए आए, फॉरवर्ड करने के लिए आए उनका प्रार्थना पत्र, तो मेरे से कह लिए भाई साहब
जाना तो नहीं चाहता हूँ, पर फिर भी आप फॉरवर्ड कर दीजिए, रिकमेंड कर दीजिए इसको। तो मैं मेरे द्वारा ही रिकमेंड उनकी एप्लीकेशन हुई और वो आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। इच्छा नहीं थी, परंतु फिर भी अब जब आदमी आगे का जो प्रोग्रेस होती है उसको देखता है तो वो निश्चित ही उन्होंने तुरंत उसको वहाँ ज्वाइन किया। परंतु उसके बाद भी अपने विद्यालय के वो एक निदेशक के रूप में नियुक्त रहे हैं और काफ़ी समय तक उन्होंने यहाँ पर आना जाना हुआ। बीच का कार्यकाल अपने श्री नरेंद्र जी प्रधानाचार्य के रूप में यहाँ पर रहे और वो भी कार्य करते रहे। उनका जाना, क्योंकि विद्यालय में सभी लोग ये सोचते थे कि भाई किशनवीर जी जैसा प्रधानाचार्य हमारा होना चाहिए, तो सब चारों तरफ से लोगों ने देखा कि भाई इस प्रकार से कौन हो। पहले भी सूर्य प्रकाश जी का नाम आया था, जब किशनवीर जी का नियुक्ति यहाँ पर हुई तो सूर्य प्रकाश जी का भी नाम आया था, परंतु कुछ परेशानियाँ इनके सामने थी, उस समय नहीं आ पाए। परंतु अपने लोग लगे रहे, अपने सूर्य प्रकाश जी यहाँ पर आए। हमको बहुत बहुत खुशी है और उसकी बधाई आपको। जी भाई साहब, मेरा ये कहना है कि इस समय जो तत्कालीन जो अपनी प्रबंध समिति है, तो डॉक्टर केपी सिंह जी जो हैं वो हमारे प्रेसिडेंट हैं, हाँ। और जो कि वाइस चांसलर हैं बरेली यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं, और प्रबंधक जो हैं वो श्री अरुण जी हैं, जिनको श्याम अग्रवाल जी के नाम से जाना जाता है। अरुण जी उनका निकनेम है। और कोषाध्यक्ष जो हैं विपिन जी हैं। और भाई साहब, सुना कि विपिन जी जो हैं वो इसी विद्यालय के प्रोडक्ट। हाँ, विद्यालय के प्रोडक्ट हैं। जब शुरू में विद्यालय इसी प्रकार से, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, कि इसी में कक्षाएं चलती थी, इसी में भोजनालय था, इसी में विश्राम खाता, सब कुछ यहीं थे। उसी काल में ये हमारे जो विद्यार्थी थे, विपिन जी जो विद्यार्थी थे, उस समय थोड़ा सा और डेवलप हो गया था जब तक वो आए हैं, परंतु शायद 89-90 के बीच में थोड़ा विद्यालय थोड़ा उधर भी बन गया था, परंतु उनकी शिक्षा भी कुछ समय तक यहीं पर हुई है, इसी भवन में हुई है। तो भाई साहब, मेरा एक ही बात कहना है कि हमेशा से यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राष्ट्रीय प्रकल्प के रूप में इसको जाना जाता है, और विश्व में, अरे पूरे भारतवर्ष में इसकी चर्चा हमेशा बनी रहती है कि ये हमारा राष्ट्रीय प्रकल्प है। एक मॉडल स्कूल की तरफ से इसको देखा जाता है, क्योंकि भाई साहब जो मैंने रिसर्च किया निर्दोष जी के साथ रह करके, कि शायद 22 स्टेट के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, मणिपुर से लेकर के नीचे मद्रास और सारी कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सभी प्रांत के बच्चे हैं और स्टेट के बच्चे हैं। तो इसको समावेशित करने में किस प्रकार से एक योजनाबद्ध ढंग से आप लोगों ने कार्य किया, इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा कीजिए तो बहुत अच्छा। और 3 देशों के भी, शायद हमारे मित्र राष्ट्र नेपाल और भूटान के बच्चे भी हमारे साथ पढ़ते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं जी। ऐसा है, अपना प्रचार प्रसार बहुत दूर दूर तक हुआ। किस प्रकार का विद्यालय, बहुत सारे अभिभावक ऐसे होते थे जो कि दूसरे प्रदेश में रहते थे, उनकी एक इच्छा थी किस प्रकार के हमारे बच्चे पढ़ें, इस ऐसे विद्यालय में पढ़ें जो कि अपने अपने अनुसार हो, अपने विचारों का विद्यालय हो। तो सभी संपर्क सूत्र हमारे बनते रहे और उनके द्वारा जो संपर्क किया, प्रांत में गया, प्रांत के द्वारा यहाँ पर संपर्क हुआ और उन्होंने जो अभिभावक हैं उन्होंने यहाँ पर संपर्क करके अपने अपने बच्चों को भेजना शुरू किया। मैं एक बात कहना चाहूँगा काला भाई साहब, कि जब अभी हम लोग रिसर्च कर रहे थे तो देखे कि लगातार कई वर्षों से यहाँ का परिणाम जो होता है 100% रहता है, और उत्तराखंड में जो है, जो यहाँ का टॉपर होता है, चाहे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का हो, वो हमेशा से ही पार्वती प्रेमा जगाती के नाम से ही जाता है। तो कुछ इस तरीके की, कुछ आप टीचरों में कुछ ट्रेनिंग का भी रखते हैं क्या, कि जैसे कि टीचर जो ट्रेंड होकर के बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दें, जिससे कि बच्चों का जो शैक्षिक उन्नयन जो है वो काफ़ी अच्छा रहे? ऐसा है कि बच्चों का जो स्तर है वो धीरे धीरे किस प्रकार से बढ़े, ये विद्यालय के प्रधानाचार्य अपनी प्रबंध समिति सोचती है, कि प्रबंध समिति भी सोचती है कि किस प्रकार से जो यहाँ के जो अध्यापक हैं, आचार्य हैं, उनकी शिक्षा किस प्रकार से हो। बीच बीच में जाते रहते हैं, जो आगे कोर्स हैं, जो 9 दिन का है, 8 दिन का है, 6 दिन का है, इस प्रकार के जो कोर्स हैं उनके पास जाते, उनके साथ जाते रहते हैं और वो वहाँ से शिक्षा प्राप्त करके अपने विद्यालयों को इसका लाभ देते हैं। अभी अभी काला सर ने कहा कि डॉक्टर किशनवीर जी के जाने के बाद एक बहुत बड़ा निर्वात बन गया था, एक शून्य, एक वॉइड क्रिएट हो गया था। और कहा भी जाता है कि बरगद के नीचे
छोटे मोटे पौधे नहीं पनप पाते, लेकिन बहुत ही सुखद अनुभव और बहुत ही मंगल कामना के साथ आश्चर्यजनक रूप से मैं डॉक्टर साहब के बारे में आपको भी बताना चाहूँगा काला सर, कि जिस दिन से विद्यालय में डॉक्टर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, इस विद्यालय का कार्यभार संभाला है, विद्यालय दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। और ये सिर्फ कहने भर की बातें नहीं हैं, मैं अभिभावकों के फ़ोन भी अटेंड करता हूं और उनकी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और वो जिस तरह से कहते हैं कि आपके जब से नए प्रधानाचार्य जी आए हैं तब से हमारे बच्चों में एक नया उत्साह है। पहले विद्यालय नहीं जाना चाहते थे, अब भागकर विद्यालय जाना चाहते हैं। और जब से डॉक्टर साहब हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य जी बने हैं, चाहे वो बास्केटबॉल के मैचेस हों, चाहे फुटबॉल के मैचेस हों, चाहे वो ताइक्वांडो के मैचेस हों, चाहे कुश्ती के मैचेस हों, या फिर जहाँ पे हमारा नाम थोड़ा फीका रह जाता था, कहेंगे कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, जैसा कि डॉक्टर साहब ने पहले ही बताया कि ईसाई मिशनरियों का गढ़ है ये विद्यालय, और एक सनातनी परंपरा से शुरू हुआ एक बीज के रूप में आखिर बट वृक्ष बन के उभरा ये हमारा पार्वती प्रेमा जगाती विद्यालय। तो इस बार डॉक्टर साहब के नेतृत्व में हमने उस मिथक को भी तोड़ा है और हमारे विद्यालय ने बहुत ही अच्छी प्रथम, द्वितीय, तृतीय पोजीशंस प्राप्त की हैं, ऐसे स्थान प्राप्त किए हैं। तो मैं काला जी आपको ये बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आने के लिए, और साथ में बधाई दूंगा इस विद्यालय की तरफ से कि आपने हमको ऐसे महान प्रधानाचार्य जी भेजे जिनके नेतृत्व में काम करके एक विद्यालय अब एक टीम प्रेमा पार्वती बन गया है। भाई साहब, मेरा केवल इतना कहना है कि आप संरक्षक हैं कि जब तक क्या है टीम स्पिरिट की भावना नहीं होगी, चाहे वो शिक्षा जगत हो, चाहे खेल का मैदान हो, जब तक हमारे आचार्य एकजुट होकर के कार्य नहीं करेंगे तब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मैं केवल इस बात को, जो निर्दोष जी कह रहे हैं कि हमारा विद्यालय फिर से ख्याति प्राप्त कर रहा है, इसके पीछे हमारे बड़े अधिकारियों का बहुत बड़ा हाथ है। माननीय यतीन्द्र जी, साथ में डोमेश्वर साहू जी, अपने भुवन जी, और साथ में देखा है प्रकाश जी जो हैं, इन लोगों ने हमसे, जब मैंने यहाँ ज्वाइन करने आया, उन्होंने केवल एक ही बात रखी कि सूर्यप्रकाश जी, एकेडमिक पे विशेष ध्यान देना, कि जिसके द्वारा क्या है कि बच्चों का जो है विकास सही दिशा में हो, और साथ साथ स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम। इन्होंने एकदम हमें फिक्स करके भेजा हुआ था ये चैलेंजेस कि आपको पहले एकेडमिक पर, फिर उसका स्पोर्ट्स पर, फिर उसका सांस्कृतिक कार्यक्रम पर फोकस करना है, और विद्यालय को बहुत अच्छे से डेवलप करके एक आपसी प्रेम भाव की तरीके से, क्योंकि आवासीय विद्यालय का जो मुख्य मोटो होता है वो क्या है, एक परिवार भाव होता है। जब तक हम यहाँ पर अपने बच्चों के संग, आज यहाँ पर 600 बच्चे पढ़ रहे हैं, डिफरेंट स्टेट के बच्चे हैं, जब तक आपसी पारिवारिक सामंजस्य नहीं रहेगा तब तक उनका विकास नहीं हो सकता है। यही चीज मैं सभी अभिभावकों को, व्यूअर्स को, और जितने भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको एक ही बात कहना चाहूँगा कि यदि सर्वांगीण विकास के लिए कोई संस्थान है तो हमारा ये पार्वती प्रेमा जगाती सरस्वती विहार है, जहाँ पर खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, एकेडमिक, और सबसे जब बड़ी बात क्या है कि जो यहाँ पर राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हम लोग जो यहाँ का वातावरण रखते हैं भारतीय संस्कृति को लेकर के, वह बहुत ही ओजस भरा हुआ है, और इस पर बच्चे का विकास निश्चित तौर पर होता है। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से काला भाई साहब को भी और निर्दोष जी को भी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि यह कार्यक्रम ही नहीं, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए कि आज हमारे संरक्षक महोदय श्री केपी काला जी जो हैं वो आए हुए हैं यहाँ पर, और आने के बाद उनके ही मुखार बिंदु से हमने इस विद्यालय की पूरी हिस्टोरिकल बातें सुनी कि कौन कौन से प्रधानाचार्य थे, कौन कौन से संघ के अधिकारी थे, किस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसको पोषित किया, इसमें हर तरीके का सहयोग दिया। सारे शिशु मंदिरों को भी इस के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि किस परिस्थिति में वहां पर 6-6 हज़ार रुपए दे करके और सारी चीजें करके यहाँ पर एक आर्थिक पक्ष को मजबूत करते हुए भवन के साथ साथ सारी चीजें का इकट्ठा करना एक बहुत ही बड़ा दायित्व था, जो कि काला भाई साहब ने अपनी टीम के साथ मिलकर के किया। और इस जो कहा जाए, इस कार्यक्रम का नाम है कि बीज से लेकर वटवृक्ष तक, उसको ही चितार्थ किया गया है, क्योंकि यह दुर्गम पहाड़ी पे यह विद्यालय, और जहाँ पर क्या है गिरी कंदराओं के सिवा कुछ नहीं, वहाँ पर भी है जंगल में मंगल किया गया है। वो आपका ही आशीर्वाद है जिसके माध्यम से हम लोग जो है फलीभूत हो रहे हैं। तो मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि यह बात अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है, इसको आप अपने से
साथ में जो भी लोग हैं उनको आप डिस्पर्स करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें, जिससे कि इस पार्वती प्रेमा जगाती के इतिहास के बारे में जन जन मानस तक ये बात पता चले। उत्तराखंड का एक मूल स्तंभ जो है वो पार्वती प्रेमा जगाती शिक्षा का एक स्तंभ है, जहाँ पर बच्चों के सर्वांगीण विकास की अवधारणा रखी जाती है। तो मैं भाई साहब को सादर प्रणाम करता हूँ। ये बात बिल्कुल सच है कि परम आदरणीय वट वृक्ष शिक्षा जगत के श्री काला जी के सानिध्य में बैठकर और शिक्षा के ओजस्वी वक्ता और शिक्षा जगत के स्तंभ डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी के साथ बैठ के भला किसका ही मन करेगा कि इस वार्तालाप को खत्म किया जाए। मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। लगता है कि बातें चलती रहे और ज्ञान मिलता रहे और ज्ञान मिलता रहे आप लोगों से, लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं और हमें इस वार्तालाप को विराम देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक शॉर्ट नोटिस पे सर आप धन्यवाद आए, आपका। आपने इतना कीमती समय दिया, प्रधानाचार्य जी ने इतना कीमती समय दिया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि पार्वती प्रेमा जगाती सरस्वती विहार विद्यालय, जो कि पूर्ण आवासीय विद्यालय है नैनीताल में, और बहुत ही खूबसूरत सुंदर मनोहारी जगह पर अब ये विद्यालय है, जहाँ के दृश्य देखते ही बनते हैं। और ये विद्या भारती से संबंध है। विद्या भारती एक राष्ट्रीय स्तर का हमारा शिक्षा का एक बहुत बड़ा संस्थान है, जो लगभग 32 लाख विद्यार्थियों को पढ़ाता है, जिसमें लगभग 1.25 लाख के करीब 1.25 लाख के लगभग आचार्य आचार्याएं पढ़ा रहे हैं दिन रात। और विद्या भारती का नाम इसलिए सबसे आगे है, कहते हैं कि 1952 से जब से विद्या भारती शुरू हुआ तब से यहाँ के आचार्य और आचार्याएं इस लगन से बच्चों को पढ़ाते हैं कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और विद्या भारती देश भर में ही नहीं बल्कि हमारे मित्र राष्ट्रों को मिलाकर लगभग 32,000 शिक्षा संस्थान छोटे बड़े चला रही है। और मैं आपको बता दूं कि गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी विद्या भारती का नाम दर्ज है। इसीलिए और आश्चर्य की बात यह है कि बिना किसी सरकारी सहायता के लिए 1 रुपया 1 पैसा भी विद्या भारती सरकार से नहीं लेता। सिर्फ आप लोगों के समाज के सहयोग से ये इतना बड़ा शिक्षा का समुद्र बहाया जा रहा है इस समाज के लिए। और प्रेरणा की बात यह है कि हमारा ये जो विद्या भारती इतना बड़ा शिक्षा का समुद्र बहा रहा है, एक सिंधु बहा रहा है, इसकी सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत है हमारी सत्य सनातन संस्कृति। और इसका प्रमुख और मुख्य उद्देश्य है कि युवाओं को अपनी संस्कृति से जोड़ा जाए, अपनी सनातन सभ्यता से जोड़ा जाए। इसीलिए प्रातः 4 बजे से सायं 10 बजे तक रात के विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा दी जाती है पूरे विद्या भारती में कि अपनी संस्कृति, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र गान, राष्ट्र गीत को सर्व प्रमुख रखें। तो इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। मैं निर्दोष कुमार शर्मा एक बार फिर से मिलूंगा किसी दिन इसी कार्यक्रम बीज से बट वृक्ष में, हमारे पार्वती प्रेमा जगाती या सरस्वती विहार या विद्या भारती के किसी और बहुत बड़ी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।